अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम गिलानी चैनल में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना कि किसी शख्स को अपनी जान बचाने के लिए अपने ही दोस्तों और रिश्तेदारों का गोश्त खाना पड़ा हो? ये बहुत खतरनाक तो है ही, लेकिन बहुत ही घटिया भी है। ऐसा करना किसी के लिए मुश्किल है, लेकिन जब चारों तरफ हो बर्फ का रेगिस्तान और बच निकलने की कोई भी उम्मीद नजर ना आ रही हो, तो तब ऐसा करना मजबूरी हो जाती है। और इसी मजबूरी का सामना कर रहे थे उरुग्वे की फ्लाइट पर सवार रग्बी के खिलाड़ी। ये किसी कबीले के लोग नहीं थे और ना ही किसी एडवेंचर पे निकले थे। ये एक नेशनल लेवल की टीम के खिलाड़ी थे जो कि महीने के लाखों तक कमाते थे। लेकिन ऐसा क्या इनके साथ हुआ जो उन्हें अपने साथियों तक की लाश को खाना पड़ गया? ऐसा क्या हुआ था एंडीज के उस पहाड़ पर कि ये वाक़या तारीख के अवराक में अमर हो गया? इस वीडियो में हम जानेंगे एंडीज मेरिकल की कहानी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं कहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल नदीम गिलानी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आने वाले इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये कहानी शुरू होती है 13 अक्टूबर सन 1972 को। उरुग्वे की रग्बी टीम चिली की तरफ जा रही थी। जिस फ्लाइट से वो जा रही थी उसका नाम था फ्लाइट नंबर 571। ये जहाज़ एक चार्टर्ड जहाज़ था, यानी ये प्लेन उरुग्वे की टीम के लिए बुक किया गया था। इस जहाज़ को माहिर पायलट उड़ा रहे थे, वो पायलट जो उरुग्वे की फ़ौज में भी अपनी खिदमत सरअंजाम दे चुके थे, यानी ये जहाज़ महफूज हाथों में था। जहाज में लगभग 45 लोग सवार थे, जिसमें रग्बी के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब के खिलाड़ी, उनके कोच और उनकी बीवियां और उनके दोस्त शामिल थे। साथ में कुछ क्रू मेंबर भी मौजूद थे। क्योंकि ये एक चार्टर्ड प्लेन था इसलिए इसमें किसी और को नहीं बिठाया गया था। प्लेन ने 13 अक्टूबर की सुबह चिली के लिए उड़ान भर ली। शुरू में तो सब कुछ सही था। खुले आसमान में उरुग्वे का जहाज आसानी से उड़ रहा था और किसी तरह की कोई परेशानी नजर नहीं आ रही थी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस जहाज को उरुग्वे की फौज में रहने वाले पायलट उड़ा रहे थे, इसलिए किसी भी किस्म की परेशानी की उम्मीद नहीं की जा रही थी। उड़ान के कुछ वक्त बाद जहाज एंडीज के पहाड़ों पर फैले हुए बर्फ के सफेद रेगिस्तान के ऊपर परवाज करने लगा। नीचे का नज़ारा बहुत हसीन था और खिलाड़ी इस नज़ारे से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। उड़ान के कुछ देर बाद मौसम खराब होने लगा। एंडीज के सफेद पहाड़ों पर बादल नजर आने लगे। मौसम खराब था और पायलट को खतरे का अंदाजा होने लगा था। 14,000 फुट की बुलंदी पर पायलट अपनी पोजीशन मिस कर गया। उसने सोचा कि मंजिल आ गई है और जहाज को नीचे कर लिया, लेकिन जहाज एंडीज के सफेद पहाड़ों में फंस गया। पायलट ने जहाज को ऊपर उठाने की बेहद कोशिश की, लेकिन इसी असना में जहाज एक चोटी से टकरा गया और जहाज के टुकड़े होना शुरू हो गए और जहाज में सवार लोग जहाज से गिरने लगे। हवाओं और मौसम से लुत्फ अंदोज होते मुसाफिरों को एक पल में कयामत का सामना करना पड़ गया। जहाज एंडीज के पहाड़ों में बिखर गया। लोग मरना शुरू हो गए। कुछ लोग जहाज में लगने वाली आग और कुछ चोटें लगने की वजह से मौत का शिकार हो गए। हादसा रुकने के बाद 18 लोगों की मौत हो चुकी थी और 27 लोग जिंदा बचे, जिनमें कुछ रग्बी के खिलाड़ी थे और कुछ उनके दोस्त और साथी। ये लम्हा उन सब के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनके दोस्तों और रिश्तेदारों की लाशें उनके सामने बिखरी हुई थीं और चारों तरफ था बर्फ का सहरा, जिसके चारों तरफ बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। जैसा कि आपको बताया कि जहाज में सवार 27 लोग बच गए और बचने वाले लोगों में से कई लोग आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ जा रहे थे। बर्फ का ये मैदान ठंडा था और सामने खड़ा था एंडीज का अजीम पहाड़। नीचे गिर के बच जाने वाले सभी लोग जख्मी थे और जख्मी होने की वजह से उन सब के मरने के इम्कानात बहुत बढ़ चुके थे और टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम था। ऐसे हालात में बचना क्या, बचने की सोचना भी एक बचकाना ख्याल लगता है। इस फ्लाइट में सवार नेंदो पराडो 3 दिन तक कोमा में रहने के बाद जागे तो उन्होंने देखा कि उनकी 19 साला बहन सुसाना पराडो शदीद जख्मी है। उन्होंने अपनी बहन को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन 8वें दिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए मौत का शिकार हो गई। दोस्तों, जब ये फ्लाइट उरुग्वे से उड़ी थी तो उसमें कुछ खाना भी रखा गया था। जब जहाज नीचे गिरा तो खाना ढूंढकर जिंदा बच जाने वाले अफराद ने उसको आपस में बांट लिया। ये बहुत कठिन वक्त था। बर्फ पर पड़ी अपने और करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों की लाशें और कान में आती जख्मियों की दर्द भरी आहें, ऊपर से सख्त सर्दी, -30 डिग्री तक। पहली रात इन लोगों ने जहाज के एक हिस्से को सामान और बर्फ से बंद करके बच जाने वाले जहाज के केबिन में गुजारी और 2 दिन में मजीद जख्मी होने वाले मुसाफिरों में से 8 की मौत हो गई। करीबी दोस्त और रिश्तेदार इस कदर मजबूरी से ये सब कुछ देख रहे थे कि मदद करने के बावजूद उनकी कोई मदद ना कर सकते थे। दोस्तों, जहां एक तरफ बच जाने वाले खिलाड़ी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ उनको ढूंढने के लिए भी जंगी बुनियादों पर कोशिशें की जा रही थीं। जब उरुग्वे और चिली की हुकूमतों को ये पता चला कि क्रिश्चियन क्लब के खिलाड़ी कहीं बीच में ही रह गए हैं, तो दोनों मुल्कों की मीडिया में हलचल मच गई।
ये सभी जानते थे कि उरुग्वे और चिली के दरमियान पड़ने वाली बर्फ़ के दरमियान वो कहीं खो गए हैं, लेकिन कहाँ और किस जगह ये कोई नहीं जानता था। पहले दिन से इन्हें जंगी बुनियादों पर ढूंढने का काम किया गया। दोनों मुल्कों की फ़ौज के सबसे अच्छे फ़ौजी उनको ढूंढ रहे थे, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था जितना लग रहा है, क्योंकि उस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी का भी फुकदान था। लेकिन खिलाड़ियों का पता लगाना भी बहुत ज़रूरी था। एक एक करके 3 दिन गुजर गए, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। सफ़ेद रेगिस्तान में सफ़ेद जहाज़ को ढूंढना भूसे में सुई ढूंढने के मुतरादिफ था, लेकिन उनको ढूंढने का अमल 1 हफ्ते तक जारी रहा। कई दफ़ा रेस्क्यू टीम के जहाज़ क्रैश कर जाने वाली लोकेशन के बहुत करीब से गुजरे, लेकिन बच जाने वाले खिलाड़ियों को वो ना देख सके। बच जाने वाले खिलाड़ियों ने जहाज़ पर सामान से मिलने वाली सुर्ख लिपस्टिक से SOS लिखने की कोशिश भी की कि शायद रेस्क्यू टीम को नज़र आ जाए, लेकिन ये रेस्क्यू टीम को अपनी तरफ माइल करने में नाकाम रहे। दूसरी तरफ बच जाने वाले खिलाड़ी जिनको सामान से एक रेडियो मिला था, उस पर रोज़ाना अपनी तलाश से मुतालिक खबरें सुनते रहते थे। और जब 10वें दिन मायूस होकर जहाज़ की तलाश करने वाले ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, क्योंकि 10 दिन बिना खाए पिए एंडीज़ के सर्द पहाड़ों में किसी के बच जाने की उम्मीद नहीं थी, खिलाड़ियों को ये खबर सुनकर बहुत ज़्यादा मायूसी हुई। इस दौरान उनके मज़ीद साथी भी मौत का शिकार हो चुके थे और अब सिर्फ 16 मुसाफिर बचे थे। अब इनको सामने मौत नज़र आ रही थी, क्योंकि खाना ख़त्म हो चुका था। ताहम एक धाती टुकड़ा जो धूप में तेज़ गर्म हो जाता था, उस पर बर्फ़ को पिघलाकर पानी की ज़रूरत पूरी की जा रही थी। लेकिन ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत थी, और दूर दूर तक खुराक के मिलने के इम्कानात नहीं थे। फिर सब ने मिलकर एक ऐसा फ़ैसला किया जिसको सुनकर आप भी सकते में आ जाएंगे। जी हाँ, उन्होंने मर जाने वाले लोगों का गोश्त खाने का फ़ैसला किया, जो कि उनके दोस्त और रिश्तेदार भी थे, और ये काफ़ी दिन तक इंसानी गोश्त खाकर ज़िंदा रहे और उम्मीद लगाए बैठे रहे कि कोई ना कोई उनकी मदद को ज़रूर आएगा, जबकि इनके मुल्कों की हुकूमतें उनको मरने के लिए छोड़ चुकी थीं। अब जो कुछ भी करना था उनको खुद करना था। ये बात 2 लोग अच्छी तरह जानते थे, जिनमें एक थे नैंडो प्राडो और रॉबर्टो कैनेसा। ये दोनों रेडियो पर कान लगाए हर वक्त सुनते रहते थे कि उनको बचाने कौन आ रहा है। यूं 60 दिन गुजर गए और अब ये सब जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुके थे, लेकिन उनको अंदाज़ा हो गया था कि अब उनको कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। तो उन्होंने खुद को बचाने की खुद ठानी और अपने साथियों को छोड़कर निकल गए। इसे दुनिया का सबसे मुश्किल फ़ैसला कहा जा सकता है, क्योंकि हो सकता था कि उसके बाद वो शायद कभी लौट कर नहीं आ सकते या फिर अपने दोस्तों को ना देख पाते। लेकिन ये वक्त था करो या मरो, और उन्होंने ये ख़तरा मोल लिया और वो निकल पड़े। उनके लिए सबसे मुश्किल काम था एंडीज़ का ग्लेशियर को पार करना, क्योंकि उनके पास बर्फ़ पर चलने के लिए कोई सामान था ना हथियार। लेकिन उन्होंने 3.5 किलोमीटर का ख़तरनाक ग्लेशियर पार कर लिया और उसके बाद 12 दिनों तक मज़ीद सफ़र करते रहे, यहाँ तक कि चिली की आबादी वाले इलाके में जा पहुँचे। दोनों खिलाड़ी थे और खिलाड़ियों का हार न मानने वाला जज्बा दोनों के काम आया। जहाँ दोनों ने रेस्क्यू टीम को अपने साथियों की लोकेशन बताई, इस तरह दोनों खिलाड़ियों ने अपनी ज़िंदगी की जंग तो जीत ही ली, साथ ही अपने साथियों की जान बचाने में भी कामयाब हो गए। इस पूरे हादसे में हीरो बनकर सामने आने वाले रॉबर्टो कैनेसा उस वक्त रग्बी टीम के साथ एक मेडिकल स्टूडेंट भी थे। अब ये खिलाड़ी ज़िंदगी की जंग जीतकर एक मशहूर डॉक्टर बन चुके हैं। वहीं अपनी माँ और बहन को खोकर 16 लोगों की जान बचाने वाले नैंडो प्राडो उरुग्वे के टेलीविज़न की मशहूर हस्ती हैं। हादसा के 72 दिन बाद 16 लोगों का बचना भी किसी मुआजिज़े से कम नहीं समझा जा रहा था। प्राडो ने इस पूरे हादसे को एक किताबी शक्ल दी है। इस हादसा पर आर स्पॉटेड रेड ने 1974 में किताब अलाइव लिखी थी, जिस पर 1993 में हॉलीवुड मूवी अलाइव बनाई गई। 11 साल पहले कैनेसा ने इस हादसा में बचे 2 साथियों के साथ एंडीज़ पर पहुंचकर अपनी मौत को शिकस्त देने का जश्न मनाया। और इतना अरसा गुजर जाने के बाद जब ये सब लोग एक जगह इकट्ठे हुए तो कुछ इस तरह की तस्वीर भी बनवाई। आज का वीडियो बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर खुदा न ख्वास्ता आपके साथ अगर ऐसी सूरत हाल का सामना होता है तो आप क्या करेंगे? अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।